हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश दुबे। तो आज हम याद करेंगे अध्याय 14 से। उसके पहले अध्याय 1 से 14 तक रिवाइज करते हैं, जो कि हमने पुराने वीडियो में याद किए थे। तो बने रहिए मेरे साथ और आप भी याद करते रहिए। तो अध्याय 1 में हमने याद किया कि इसमें तो प्रारंभिक रहता ही है। तो हम BNSS याद कर रहे हैं, तो इसमें होता प्रारंभिक। और यहाँ पर हमने याद करे थे नाम, परिभाषा, निर्देश, और उसके बाद ये प्रक्रिया कहाँ पर किसके लिए लागू होगी, ये इसकी प्रक्रिया किस पर लागू होगी और किस पर नहीं होगी। तो BNS में के लिए प्रक्रिया लागू होगी, और सेव जो विशेष अधिनियम है उस पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक। फिर अध्याय 2 हमने याद करें कि न्यायालय। अब न्यायालय हमने 3-4 प्रकार के देखे, जिनमें हम न्यायालय के गठन देखेंगे। जैसे न्यायालय में वर्ग, कितने वर्ग बांटे, सेशन मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय, और फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, और फिर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक और निर्देशालय। तो ये हमने देख लिए प्रारंभिक। अध्याय 2 में हमने देख लिया न्यायालय। अब इसको देंगे शक्ति में दे दिया हमने न्यायालय में हाई कोर्ट को शक्ति, सेशन कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को जुर्माने से संबंधित शक्ति का ढंग हाई कोर्ट शक्ति देगी। और फिर नियुक्ति, कौन राज्य सरकार और हाई कोर्ट नियुक्ति करेगी, ये शक्ति को वापस भी ले लेगी। और पद उत्तरवर्ती, जो किसी और के चले जाने पर उसकी शक्ति उसे मिल जाती है, उसे कहते हैं। तो ये हमने अध्याय 3 भी याद कर लेते। फिर अध्याय 4 जो कि पुलिस को शक्ति, और पुलिस को कौन सहायता करेगी, जनता। तो पुलिस को शक्ति, पुलिस को सहायता करेगी जनता किन मामले पे, वारंट के निष्पादन में, सूचना देगी, ग्राम भी साथ देगा। फिर अध्याय 5 में हमने गिरफ्तारी देखे। गिरफ्तारी में प्रक्रिया कैसी रहती है, अब हम गिरफ्तारी भी देखें। अधिकार पता रहता है गिरफ्तारी कैसे होगी, तलाशी के बाद वो व्यक्ति आने पर परीक्षा होगा, शिनाख्त परेड होगा, और बहुत समय हो जाने पर 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट रेडी करेंगे। फिर अगर बनपत्र में छूट रहा तो उन्मोचन कर सकते हैं, और भागेगा तो पकड़ सकते हैं। ये हमने अध्याय 5 में याद किए। फिर अध्याय 6 और 7 इसमें आदेशिका याद किए, जो कि अध्याय 6 में हम याद करे हैं। हाजिर होने के लिए समन, तामील, फॉर्म में समन, ना मिलने पर चस्पा तामील, सेवक को, साक्षी को। फिर वारंट का क्या होता है, पहले निर्देशित होता है, फिर उसका निष्पादन होता है। उद्घोषणा होता है, कोई भाग जाता है उसके लिए उद्घोषणा, और उद्घोषणा फिर संपत्ति की कुर्की। ठीक। फिर इसी प्रकार हमने अध्याय 7 चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे समझ निकलता, वारंट तलाशी होती है, संपत्ति की कुर्की, और उसको वापसी कर सकते हैं। फिर अध्याय 8 में हमने देखा कि ऐसी चीज़ों को जो कि भारत के बाहर है, वहाँ पे समन वारंट कैसे होंगे। तो संपत्ति की कुर्की और समर्पण। अध्याय 8 अनुरोध पत्र भेजेंगे अगले देश में, संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे, समर्पण करेंगे। फिर अध्याय 9, 10, 11 को एक साथ हमने याद करे थे। जैसे 9 में एक अपराध के बारे में, परिशांति के लिए प्रतिभूति। तो प्रतिभूति मतलब कोई व्यक्ति ऐसे दोष सिद्ध है, उससे प्रतिभूति ले लो। कोई अन्य तरह के परिशांति भंग कर रहा है तो उसके लिए प्रतिभूति ले सकते हैं। बंधपत्र लागू होगा, और फिर कारावास पे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने अध्याय 10 याद करे थे। अध्याय 10 भरण पोषण से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले है कि आवेदन। सबसे पहले हमने याद करे थे इसमें क्या, आवेदन, फिर प्रक्रिया, फिर भत्ते का परावर्तन, फिर प्रवर्तन। तो ये हमने चारों याद करे थे। फिर अध्याय 11 पे लोक व्यवस्था जैसा अपराध, जैसे विद्रोह जमाव, लोक न्यूसेंस, अर्जेंट मामले सुनते और विवाद। फिर इसके बाद हम अध्याय 11 याद करेंगे, जो कि पुलिस निवारक कार्य, ऐसे कार्य जो कि पुलिस पहले ही ख़त्म कर देंगे ऐसे अपराधों को। तो पुलिस क्या करेगी, निवारक करेगी, उसको इत्तला मिलेगा, गिरफ्तारी करेगा, और किसी बाध्य होगा जिसे भी व्यक्ति गिरफ्तार करेगा, पुलिस जिसे भी गिरफ्तार करेगा। तो पुलिस निवारक कार्य ऐसे जो
निवारण को पहले ही, अपराध होने से पहले उसका निवारण करना है, ठीक, और वो गिरफ्तारी कर सकता है। इसके बाद हम अध्याय 13 याद करेंगे। अध्याय 13 बात करता है एफआईआर से लेके फाइनल रिपोर्ट रेडी होने तक के। तो इसकी प्रक्रिया देखो कैसे है, याद करे थे हमने। पहले संज्ञेय अपराध होगा तो वो देखेंगे, या असंज्ञेय अपराध होगा तो वो देखेंगे। फिर अन्वेषण होगा, रिपोर्ट रेडी करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, फिर तलाशी। फिर अगर पूर्ण अब कोई साक्ष्य नहीं दिखते हैं तो छोड़ दिया जाएगा, और फिर लास्ट में डायरी में नोट डाउन कर लिया जाएगा। और अगर अपराध बनता है तो फाइनल रिपोर्ट रेडी कर के किया जाएगा। और अगर मृत्यु हो गई है किसी की, या कोई ने आत्महत्या किया, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट या पुलिस देखेंगे। तो हमने अध्याय 13 भी याद करे थे, जो कि एक बार बिना देखे बताओ। तो अध्याय 13 पे हमने याद करे थे कि सबसे पहले संज्ञेय होगा, फिर असंज्ञेय अपराध, फिर उसके बाद अन्वेषण, रिपोर्ट रेडी होगा, फिर प्रारंभिक जांच, तलाशी, फिर उसके बाद अगर मामला बन रहा है तो फाइनल रिपोर्ट रेडी करेंगे, नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे। एक डायरी लिखी जाती है, और फाइनल रिपोर्ट। और मृत्यु या आत्महत्या करने पर, मृत्यु होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच होती है। फिर इसी प्रकार हम अध्याय 14 से याद करेंगे। अध्याय 14 बात करता है अधिकारिता। अधिकारिता किस लिए कि मामला मतलब एफआईआर तो रेडी हो गया, फाइनल रिपोर्ट, अब ये किस न्यायालय पे जाना चाहिए उसके लिए अधिकारिता चेक करेंगे कि हमारा थाना कौन से मजिस्ट्रेट के अंदर आता है। तो स्थान, फिर परिणाम, मतलब स्थान कहाँ पे अपराध हुआ, परिणाम क्या निकला, अपराध क्या बन रहा है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और अपराध। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्थान। स्थान का मतलब कहना चाह रहे हैं कि जांच और विचारण का स्थान क्या होगा, जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। परिणाम, परिणाम मतलब होता है अपराध वह विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। तो हम याद कर रहे कि अधिकारिता कैसे तय करेंगे, जहाँ अपराध हुआ हो या जहाँ परिणाम निकला हो। या फिर यात्रा या जलयान में किया गया अपराध, यात्रा के दौरान किया गया अपराध, ठीक। और फिर कई बार देखेंगे हम कि सेशन खंड में मामले को विचारण आदेश देने की शक्ति, या हाईकोर्ट जिला विनिश्चय करने के लिए जांच का विचारण करेगा। हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट विचारण करेगा या हाईकोर्ट विचारण करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी अधिकारिता कैसे तय होती, स्थान से, कहाँ परिणाम निकला है, क्या सेशन कोर्ट को मामला जाएगा, क्या हाई कोर्ट को मामला जाएगा। या फिर देखेंगे कि भारत के बाहर अपराध हुआ क्या। तो इस तरीके से क्या देखा जाता अधिकारिता। तो एक बार फिर से बताओ अधिकारिता कैसे देखा जाता है। स्थान, परिणाम देखा जाता है, भारत में अंदर अपराध हुआ कि बाहर अपराध हुआ है। उसके बाद सेशन कोर्ट सुनेगा कि हाई कोर्ट सुनेगा। तो ये अधिकारिता तय होती है। फिर अध्याय 15 जिसमें हम पढ़ते हैं संज्ञान के बारे में, कि जो मजिस्ट्रेट है वो कैसे संज्ञान लेगा। धारा 3 में एफआईआर बन गया, धारा 4 में अधिकारिता देख लिया हमने कि कौन से कोर्ट में जाएगा। अध्याय 5 में कोर्ट में चला गया, अब न्यायालय लेगा संज्ञान वो खुद ले सकता है या आंतरण कर सकता है, किसको, सेशन कोर्ट को या अन्य को। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमने देखा कि जब संज्ञान लेना है तो संज्ञान लेंगे, या फिर वो मजिस्ट्रेट स्वयं लेगा, या फिर जो सक्षम है उसको आंतरण कर देगा, या सेशन कोर्ट को। साक्ष्यों की प्रक्रिया भी देखेंगे कि कैसे साक्ष्यों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद देखो अब किन किन व्यक्ति पे संज्ञान लेना है। कई बार को क्या होता है, लोक सेवक पे भी संज्ञान लेना होता है, विवाह मेरिट वाले मामले में भी संज्ञान लेना होता है। फिर महिला संबंधित अपराध 85 में यहाँ पे भी संज्ञान लेना पड़ता है, और मानहानि जैसे सिविल मामले में भी संज्ञान लेना होता है। तो कार्रवाई शुरू करना, तो यहाँ पे संज्ञान हम देखो, पहले संज्ञान
स्वयं ले सकता है या आंतरण कर सकता है, आंतरण कर सकता है सेशन कोर्ट को, साक्ष्य की प्रक्रिया, फिर किन किन पे संज्ञान ले सकता है आम आदमी के अलावा लोक सेवक पर, फिर उसके बाद विवाह संबंधित अपराध पर, महिला संबंधित अपराध पर और मानहानि संबंधित अपराध पर। फिर जब संज्ञान ले लेता है तो ये तो हुआ एफआईआर के माध्यम से रिपोर्ट आया। अब कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति डायरेक्ट परिवाद ले जाता है कोर्ट में, तो अध्याय 16 के तहत सीधा परिवाद आया। सक्षम नहीं है तो अगले को जो व्यक्ति सक्षम होगा उसे मामला दे दिया जाएगा, मुतवल्ली होता है, या फिर उसे खारिज कर सकते हैं। तो परिवाद आता है, परिवाद अगर वो मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो जो सक्षम है उसे दे दिया जाता है, मुतवल्ली होता है, और लास्ट में अगर सही नहीं है तो परिवाद को खारिज कर दिया जाता है। तो हमने याद करें अध्याय 14, 15, 16। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 17 से 22 तक के याद करेंगे।